हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं एजुकेशन बोर्ड के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमने हरियाणा जीके के महासंग्राम को शुरू कर रखा है और इसी महासंग्राम में हमने सबसे पहले हरियाणा के इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसके हमारे 9 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा 10वां लेक्चर है और इसी के साथ साथ आपके लिए एक और अन्य चीज़ या दूसरा हम कवर कर रहे हैं हरियाणा करंट अफेयर, जिसमें हमारी 3 क्लासें हो चुकी है। तो एक साइड हमारी थ्योरी चल रही है और दूसरी साइड हम पढ़ रहे हैं हरियाणा करंट अफेयर। तो दोनों के दोनों आप साथ के साथ कवर करते चलिए। लास्ट क्लास में हमने बात की थी वैदिक काल और वैदिकोत्तर काल के बारे में, और उसी के बाद आपको पढ़ाया गया था गुप्त काल के बारे में। चलिए, आज की क्लास में हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जब गुप्त काल, जिसका संस्थापक श्रीगुप्त था, उसका अंत हुआ, तो उसके अंत के बाद हरियाणा में आगे कौन सा वंश आया। तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जो गुप्त काल था, जिसका एक शासक जिसका नाम था समुद्रगुप्त, उसके बारे में आपको पढ़ाया गया था। और उसी के समय में एक सामंत या एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था पुष्यभूति, और यही पुष्यभूति जो है आगे गुप्त वंश के जब अंत होने के करीब होता है तो उसी के समय अपना एक अलग से स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है और वो हरियाणा में अपनी राजधानी बनाता है। तो आज की क्लास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं और एचएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये, और यहां से एचएससी हर बार क्वेश्चन पूछता है। इसके अंदर थोड़ी कहानियां भी होंगी, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की अपनी क्लास की, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं पुष्यभूति वंश के बारे में। चलिए, पुष्यभूति वंश के बारे में हम बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि पुष्यभूति नाम का ही एक सेनापति या एक सामंत, कौन है? पुष्यभूति नाम का एक व्यक्ति या जो पहले एक सामंत हुआ करता था गुप्त साम्राज्य ने, इसी ने ही गुप्त साम्राज्य के अंत के पश्चात, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तो एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, और इसी स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और इसने जो अपनी राजधानी बनाई वो हरियाणा में बनाई। इसकी राजधानी जो थी वो थी हरियाणा में, और हरियाणा में इसने अपनी राजधानी बनाई थी किसे? स्थानेश्वर को। किसे बनाई थी? तो इसने अपनी राजधानी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ने वाले स्थानेश्वर को बनाई थी। और आपसे पूछा जाएगा, बताइए स्थानेश्वर कहाँ पे पड़ता है? तो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। और ये जो आपका स्थानेश्वर है ये वर्तमान में जाना जाता है थानेसर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? थानेसर के नाम से जाना जाता है। अब पुष्यभूति जो कि गुप्त साम्राज्य का सामंत था, उसने अपनी राजधानी स्थानेश्वर में बनाई, और यह हिंदू धर्म में आस्था रखता था क्योंकि ये हिंदू था। तो इसी ने हिंदुओं के नाम पर एक मंदिर का निर्माण करवाया, और इसी स्थानेश्वर में जिस मंदिर का निर्माण इसने करवाया वो मंदिर था किसका? वो मंदिर था भगवान शिव का मंदिर। किसका मंदिर था? तो वो भगवान शिव का मंदिर था, या जिसे आप बोलते हैं महादेव का मंदिर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और हर बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए स्थानेश्वर या थानेसर के महादेव मंदिर या शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था पुष्यभूति ने। किसने करवाया था? पुष्यभूति ने। और ये जो शिव मंदिर था, इसी मंदिर का आगे चलकर पुनर्निर्माण करवाया गया। क्या करवाया गया? पुनर्निर्माण या इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। तो इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था एक मराठे के द्वारा, जिसका नाम था सदाशिवराव भाऊ। क्या नाम था? सदाशिवराव भाऊ, जो कि एक मराठा था। और इसी मराठे की हम बात करेंगे कब? जब हम पढ़ेंगे पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में, जो 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। तब हम इसी सदाशिवराव भाऊ के बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा,
बताइए स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो वो करवाया गया था पुष्यभूति के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था एक मराठे ने, और उसी मराठे का नाम क्या था? तो उसी का नाम था सर सदाशिवराव भाऊ। तीसरा आपसे पूछा जाएगा, हरियाणा के स्थानेश्वर में राजधानी स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है सर पुष्यभूति को। किसको जाता है? पुष्यभूति को जाता है। तो इतनी सी बातें आपको यहां से याद रखनी है। चलिए पुष्यभूति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यही वंश जो है आगे चलकर पुष्यभूति के बाद किस नाम से जाना गया? तो ये आगे वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से? तो ये वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर ये वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इसी वर्धन वंश में हम 6 महत्वपूर्ण शासकों की बात करेंगे। कितने शासकों की बात करेंगे? तो 6 महत्वपूर्ण शासक। और 6 महत्वपूर्ण शासकों में आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले नरवर्धन का नाम। पहला महत्वपूर्ण था नरवर्धन। दूसरा जो था वो था राज्यवर्धन प्रथम। कौन सा था? तो वो था राज्यवर्धन प्रथम। तीसरा जो महान शासक हुआ इसमें वो हुआ आदित्यवर्धन। चौथा जो हुआ वो हुआ था कौन? जिसका आप लोग नाम जानते हो, प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन था। अगला हुआ प्रभाकर वर्धन का ही बेटा, जिसका नाम था राज्यवर्धन द्वितीय। और लास्ट जो शासक हुआ उसका नाम था हर्षवर्धन, जिसे आप लोग शिलादित्य के नाम से जानते हो। तो ये वो महान 6 शासक हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। और पहले जो 3 शासक है हमारे, जिसमें नरवर्धन है, राज्यवर्धन प्रथम है और आदित्यवर्धन है, इनका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे कहां से? तो वो बनेंगे प्रभाकर वर्धन से, राज्यवर्धन द्वितीय से और हर्षवर्धन से। इन्हीं तीनों से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रभाकर वर्धन के बारे में। तो हम हेडिंग डालेंगे प्रभाकर वर्धन की। प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो है ये 580 में क्या करा था? गद्दी पर बैठता है। और 580 से लेकर ये 605 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा था। कहाँ की गद्दी पर बैठा था सर? ये बैठा था थानेसर की गद्दी पर या स्थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। और जब ये गद्दी के ऊपर बैठा तो इसने एक उपाधि धारण की थी। और वो उपाधि या वो टाइटल कौन सा था? तो वो उपाधि थी महाराजाधिराज। महाराजाधिराज की उपाधि। चलिए याद रखिएगा, प्रभाकर वर्धन को ही कहा जाता है क्या? वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर। देखिए जी, अब वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में फर्क क्या होता है? देखिए संस्थापक जो था उसने सिर्फ और सिर्फ पहले नींव रखी थी। क्या किया था? उसने नींव रखी थी। लेकिन जो आगे के 3 शासक हुए उन्होंने सिर्फ उसी कुरुक्षेत्र के एरिया में अपना राज किया और क्या हुआ? मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन जब शासक बना 580 ईस्वी में, जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन, जो कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है, तो यह क्या करता है? यह थानेसर से बाहर निकलता है और ये पूरे उत्तर भारत को अपने कब्जे में करने का प्रयास करता है। और जब इसने हरियाणा से बाहर निकलकर पूरे उत्तर भारत को अपने कब्जे में करने का प्रयास किया तो इसे कहा गया कि यही है वास्तविक संस्थापक। क्यों? क्योंकि ये अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता था, बढ़ाना चाहता था। इसीलिए इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया सर रियल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक। इसी प्रभाकर वर्धन की शादी होती है, विवाह होता है किसके साथ? तो इसका विवाह हुआ था यशोमती के साथ। और सर ये यशोमती कौन है? तो भाई याद रखिएगा, ये जो यशोमती है ये मालवा देश की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये मालवा की राजकुमारी थी। चलिए जी, यशोमती के साथ जब इसका विवाह हुआ तो विवाह के बाद में इसे त्रिरत्न प्राप्त हुए, यानी इसके 3 संतानें हुई। और इन्हीं 3 संतानों में आप लोग नाम याद रखिएगा। सबसे पहले राज्यवर्धन द्वितीय का।
किसका नाम याद रखोगे? तो राज्यवर्धन द्वितीय। राज्यवर्धन द्वितीय के बाद में दूसरा जो बेटा हुआ वो हुआ हर्षवर्धन। कौन हुआ? हर्षवर्धन। और बाद में इसे एक पुत्री प्राप्त हुई जिसका नाम था राज्यश्री। क्या नाम था? तो इसका नाम था राज्यश्री। तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय और राज्यश्री किसके संतानें थी? तो ये प्रभाकरवर्धन और यशोमती की ही क्या थी? संतानें थी। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आता है? ट्विस्ट ये आता है कि राज्यवर्धन द्वितीय, हर्षवर्धन और इन्हीं की बहन थी राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? तो राज्यश्री का विवाह कर दिया जाता है। घर में जवान बेटी है तो जाहिर सी बात है पहले जवान बेटी का विवाह किया जाएगा। तो इसका विवाह किया जाता है किसके साथ? तो इसका विवाह किया जाता है गृहवर्मा के साथ में। देखिए, राज्यश्री जो है ये राजकुमारी थी, तो जाहिर सी बात है इसका विवाह जो होगा वो राजकुमार के साथ होगा। तो गृहवर्मा के साथ इसका विवाह किया जाता है, जो कि मोखरी वंश का क्या था? राजा था। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए गृहवर्मा किस वंश से था? तो ये मोखरी वंश से था। फिर आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ का शासक था? तो ये कन्नौज का शासक था। और कन्नौज कहाँ पे पड़ता है? तो कन्नौज पड़ता है यूपी में। कहाँ पे पड़ता है? यूपी में पड़ता है। तो आपसे दोनों बातें याद रखनी है कि राज्यश्री का विवाह किससे हुआ? गृहवर्मा के साथ हुआ। और याद रखिएगा कि यह किस वंश से था? मोखरी वंश से। कहाँ का शासक था? कन्नौज का, यूपी का शासक था। अब जब राज्यश्री का विवाह कर दिया जाता है तो विवाह के बाद में राज्यश्री चली जाती है अपने ससुराल कन्नौज में। कहाँ पे चली जाती है? तो अपने ससुराल चली जाएगी, जाहिर सी बात है। अब क्या हुआ, जब राज्यश्री अपने ससुराल में चली जाती है और वो उसके पीछे क्या होता है, थानेसर में अचानक जो है प्रभाकरवर्धन की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? प्रभाकरवर्धन की मृत्यु हो जाती है। और पुराने समय में एक प्रथा हुआ करती थी जिसका नाम था सती प्रथा। जब प्रभाकरवर्धन की मृत्यु हुई तो उसी की पत्नी यशोमती उसकी चिता पर बैठकर क्या हो जाती है? सती हो जाती है। अब जब राज्यश्री जो है वो कहाँ पे आई हुई होती है? वह शोक मनाने के लिए थानेसर में आई हुई होती है। अब आपको पता है कि एक शोक मनाने की या 12 दिन क्या होती है? बैठक जो होती है, उसी के अंदर जब राज्यश्री जो है कहाँ आ जाती है? थानेसर आ जाती है। तो थानेसर में आने के बाद में इसके पति जिसका नाम था गृहवर्मा, इसके ऊपर 2 लोग जो है वो आक्रमण कर देते हैं, जिसमें एक तो था बंगाल का शासक शशांक और दूसरा था मालवा का शासक जिसका नाम था देवगुप्त। शशांक और देवगुप्त दोनों ने मिलकर किसे मार दिया? गृहवर्मा को मार दिया। अब इस बात का पता चला राज्यवर्धन द्वितीय को, लेकिन राज्यवर्धन द्वितीय ने यह बात किसे नहीं बताई? राज्यश्री को नहीं बताई। क्यों? क्योंकि अगर वो बात अपनी बहन को बता देता कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है तो जाहिर सी बात है राज्यश्री भी क्या हो जाती? वो भी सती हो जाती। इसीलिए यह बात राज्यवर्धन द्वितीय अपनी बहन को नहीं बताता है और शशांक और देवगुप्त से बदला लेने के लिए चला जाता है कन्नौज और वहां जाकर देवगुप्त को मार देता है। तो ये वो कहानी है। कहानी आपसे कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। अगर पूछी जाएगी तो यहां से बनने वाले जो क्वेश्चन है उनके आपके क्या पूछेंगे। चलिए हम बात करते हैं फिर कि कहानी तो हमने समझ ली, तो सर अब थ्योरी भी लिखवा दी जाए। देखिए अब क्या हुआ, जब अचानक से प्रभाकरवर्धन की मृत्यु हुई, प्रभाकरवर्धन की क्या हुई? मृत्यु हुई। और प्रभाकरवर्धन की मृत्यु हुई थी 605 ईस्वी में। कब हुई? 605 ईस्वी में। और प्रभाकरवर्धन की जब मृत्यु हुई तो सती हो गई इसी के साथ में कौन? तो यशोमती सती हो गई। यशोमती क्या हो गई थी? तो ये सती हो गई थी। अब ये सती हुई तो राज्यश्री जो है ये शोक मनाने के लिए आती है, लेकिन पीछे से 2 व्यक्ति, एक तो था शशांक और दूसरा था देवगुप्त। तो याद रखिएगा शशांक जो है ये बंगाल का गौड़ नरेश था। कहाँ का था? ये बंगाल का था। और देवगुप्त कहाँ का था? तो ये मालवा का शासक था। कहाँ का शासक था? तो ये मालवा का शासक था। और इन्हीं दोनों ने मिलकर किसे मार दिया था? तो इस दोनों ने मिलकर मार दिया था किसे? गृहवर्मा को। किसे मार दिया था? गृहवर्मा को। और इसी चीज का ही बदला लेने के लिए अब कौन आएगा? तो अब आता है राज्यवर्धन, जो गद्दी पर बैठता है कब? 605 में। 605 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा और 606 में इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए अब क्या करेगा? अब आक्रमण करेगा कौन? राज्यवर्धन द्वितीय। और जब ये आक्रमण करता है कन्नौज पर, तो कन्नौज पर आक्रमण करके ये देवगुप्त को मार देता है। किसको मार देता है?
तो इसने देवगुप्त को मार दिया, लेकिन कौन बच गया? तो अब बच गया शशांक। कौन बचा हुआ है अभी तक? तो सर अभी तक बचा हुआ है शशांक। अब शशांक जो है ये बंगाल का शासक था, ये बंगाल में वापस चला गया था, लेकिन अब शशांक को जब पता चला कि उसके मित्र देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन द्वितीय ने कर दी है, अब वह क्या करता है? वह एक स्कीम लगाता है, एक योजना लगाता है। वह क्या करता है? वह इनविटेशन भेजता है। किसे? वह भेजता है राज्यवर्धन द्वितीय को, और उसे एक इनविटेशन में ये अपने भोजन पर आमंत्रित करता है। और जब वह भोज पर आमंत्रित करता है तो राज्यवर्धन द्वितीय चला जाता है वहां पे, और राज्यवर्धन द्वितीय जाता है तो उसे एक इनविटेशन में तो भोज के लिए आमंत्रित किया गया था, और साथ ही कहा गया था कि आपने इतने बड़े शासक को यूं मार गिराया तो मैं अपनी बेटी का विवाह जो है किससे करूंगा? राज्यवर्धन द्वितीय यानी आपसे करूंगा। समझ बात हो? अब 21-22 साल का लड़का था, शादी का नाम लेते तो सारे बावले हो जाते हैं, आप भी हो जाते हो हैं। तो फिर क्या हुआ? अब भाई साहब का गर्म खून था, अब गर्मा गए। अब गर्मा गए तो भाई साहब पहुंच गए बिना सोचे समझे कहाँ पे? बंगाल। और वहां पे जानने के बाद में इसी राज्यवर्धन द्वितीय ने क्या किया? जब वहां पे खाना खा रहा था तो खाना खाने से पहले क्या कर देता है? शशांक एक चाल और खेल देता है। वह सबसे पहले तो उसे अपनी बेटी के दर्शन कराता है। अब किस्मत से भाई उसकी बेटी भी इतनी खूबसूरत थी, अब भाई साहब का मन तो डोल गया। अब पुराने समय में क्या था कि राजकुमार या राजाओं का जो भोजन होता था वो नौकर चखते थे। अब भाई साहब ने कहा कि कोई बात को नहीं, आपने पहले क्या करो, भोजन कर लो। अब जैसे ही इसने पहली निवाला खाया तो निवाले में क्या था? जहर मिला हुआ था उस भोजन में। अब राज्यवर्धन ने क्या हो गया? तय हो गए, निकल लिए भाई साहब। तो इस प्रकार राज्यवर्धन द्वितीय की मृत्यु हुई। और राज्यवर्धन द्वितीय को किसने मारा था? तो इसे शशांक ने जहर देकर मार दिया था। क्या हुआ? तो शशांक ने जहर देकर मार दिया। किसे मार दिया सर? तो ये मार दिया था राज्यवर्धन द्वितीय को। इतनी कहानी क्लियर हुई आप सभी को कि देखिए सर, पहले तो शशांक और देवगुप्त ने दोनों को मिलकर मार दिया, गृहवर्मा को मार दिया। अब इन्हें जब मार दिया गया तब क्या हुआ? राज्यवर्धन द्वितीय आता है अपनी सेना लेकर और बदला लेता है। अब वो बदला लेने के लिए आता है तो वह सिर्फ एक को मार देता है। किसको सर? देवगुप्त को मार दिया। अब देवगुप्त को मार दिया, लेकिन बच कौन गया? शशांक बच गया। अब क्या हुआ? राज्यवर्धन द्वितीय को इनविटेशन भेज दिया किसने? शशांक ने। और इसे भी मार दिया किसने? शशांक ने जहर देके। अब कौन बचा? तो अब बचा हुआ है एक तो हर्षवर्धन हमारे पास, दूसरी कौन सी? राज्यश्री, और तीसरा कौन सा बचा हुआ है? तो तीसरा बचा हुआ है शशांक। बाकी सबका खेल खत्म हो गया। पर वाक्रवर्तन की नेचुरल डेथ हुई, सोमती सती हो गई, देवगुप्त को शशांक ने मार दिया, गृहवर्मा को शशांक और देवगुप्त ने मार दिया, और राज्यवर्धन द्वितीय को शशांक ने मार दिया। है, खिचड़ी पक गई यहां तक। अब हम बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में, राज्यश्री के बारे में और शशांक के बारे में कि आगे क्या होता है। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, कहानी कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती। क्यों? क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है वो क्या होता है? वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं और उन्हीं 4 ऑप्शनों में एक आपका क्या हुआ? सही ऑप्शन होगा, तो उसे आपको टिक करना होगा। तो कभी भी एग्जाम के अंदर कहानी नहीं पूछी जाती। ये कहानी तो आपको इसलिए बताई जाती है कि चीजें आपको याद रहे, और दूसरा आपकी आत्मा को क्या मिले? शांति मिले। क्योंकि आप लोग क्या चाहते हो कि आपको जो है गीत गाकर सुनाए जाएं, शायरी सुनाई जाए, चुटकुले सुनाए जाएं, हैं? यही तो चाहते हो, और यही आजकल का हमारा एजुकेशन सिस्टम है। आप लोग क्या करते हो? जब भी आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे या जो पढ़ रहे हैं अब साथ के साथ और तैयारी भी कर रहे हैं, आप लोग क्या करते हो? सर जी न्यू बताइयो 5 नंबर का कौन कौन सा आएगा, वो टिक मार दो। यही होता है ना। आप लोग क्या करते हो? हमें सर वो बता दो जो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आने वाले होते हैं। और सर भी क्या करते हैं? चलो बच्चे हैं तो वो क्या करते हैं? आपको 20 क्वेश्चनों के निशान लगा देते हैं और आप वही रट्टे मार के चले जाते हो। आप कभी भी चीज़ों को समझने का प्रयास नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है जिसे हमने बना दिया है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं था, हमने खुद ने बना दिया है। हम क्या करते हैं? हमें तो सर नंबर चाहिए। हम लोग किसके पीछे भागते हैं? हम भागते हैं परसेंटेज के पीछे। किसके पीछे भागते हैं? हमें सिर्फ परसेंटेज से मतलब है। मान लीजिए एक बच्चे के 70% आए हैं और दूसरे दोस्त के 90% आए हैं। अब अगर आप बात करें 90% और 70% में, आप लोग कंपैरिजन करते हो, यार उसके तो 20% अधिक है, मेरे इतने हैं कम है।
तो इसी और यही होता है, आप लोग क्या है नॉलेज के पीछे नहीं भागते, आप लोग भागते हो किसके पीछे, तो आप लोग भागते हो परसेंटेज के पीछे हैं। तो इस परसेंटेज के चक्कर को छोड़कर आप लोग चीज़ों को समझिए। और ये जो चीज़ें आप लोग समझ रहे हो ये क्यों पढ़ रहे हैं हम हिस्ट्री, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपको आगे जीवन में काम आएंगी, इसलिए हम पढ़ते हैं सारी चीज़ें। चलिए आगे हम कहानी को कवर करते हैं। अब आप कहो मास्टर जी तो बिना बात का ज्ञान पेल दिया है। चलिए जी हम बात करते हैं अब किसके बारे में, अब हम बात करेंगे सिर्फ तीनों के बारे में, हर्षवर्धन और बची कौन सी है, राजश्री, और तीसरा कौन सा बचा हुआ है, तो वो बचा हुआ है शशांक। चलिए जी ये तीन हमारे पास बचे हुए हैं। अब क्या हुआ, अब राजश्री को जब इस बात का, देखिए कितने दिनों तक आप बातों को छुपाएंगे। अब क्या हुआ, राजश्री को इस बात का पता चल गया कि उसके पति की भी मृत्यु हो चुकी है और इसी के साथ साथ इसके भाई को भी मार दिया गया है। तो राजश्री जो है ये कहाँ चली जाती है, तो ये जंगलों में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, जंगलों में चली जाती है। अब क्या होता है कि हर्षवर्धन आगे गद्दी पर बैठता है 606 ईस्वी में, और 606 से लेकर 647 ईस्वी तक इसका क्या रहता है, टाइम पीरियड रहता है। अब हर्षवर्धन जब थानेसर की गद्दी पर बैठा तो इसने अपनी पूरी की पूरी सेना को लेकर कहाँ चला गया, तो ये चला जाता है शशांक से बदला लेने के लिए। और शशांक और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध में क्या होता है, तो शशांक भाग जाता है। भाई क्या होता है, शशांक भाग जाता है। शशांक जो है ये मरता नहीं, ये भाग जाता है। अब क्या होता है कि हर्षवर्धन तो थानेसर का शासक था, कहाँ के था, तो थानेसर की गद्दी पर बैठा करता था। और अब बचा कौन सा, तो अब बचा हमारे पास कन्नौज। कौन सा बचा, कन्नौज, जो कि इसके बहनोई का था। तो इसने क्या किया, कन्नौज को जो है अपनी दूसरी राजधानी बना लिया। क्या कर लिया, तो इसने अपनी दूसरी राजधानी बना ली। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनेगा एग्जाम में, बताइए हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो वो थी सर कन्नौज। कौन सी थी, कन्नौज थी। अब जब हर्षवर्धन ने शशांक को हराया तो वो आता है वापस थानेसर और अपनी बहन के बारे में पूछता है महल में आके। अब महल में आकर जब उसने अपनी बहन के बारे में पूछा तो उसके दरबारियों ने बताया कि वो तो चली गई है, कहाँ पे, वो चली गई है जंगलों में। अब वह अपनी बहन को ढूंढता है और इसी के दरबार में आपने नाम सुना होगा मयूर और दिवाकर का, उन्हीं की मदद से इसने अपनी बहन को ढूंढा, जो कि मिली थी विंध्याचल के जंगलों में। कहाँ से मिली थी, विंध्याचल के जंगलों से हमें मिली थी। और जब ये मिली तो अब वह अपनी बहन को समझाता है। अब कहानी को समझिएगा जरा, कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ी सी समझनी भी जरूरी है। वह अपनी बहन को समझाता है और कहता है चलो बहना हम अपने घर चलते हैं। तो उसकी बहन बोलती है मैं घर नहीं जाऊंगी या महल में नहीं आऊंगी, क्यों, क्योंकि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है और अब मैं क्या होना चाहती हूँ, सती होना चाहती हूँ। अब छोटा भाई था और अब बड़ा भाई था हर्षवर्धन। अब वह बहन को समझाता है कि नहीं ऐसे नहीं करते, तो वो मानती नहीं है। अब मानती नहीं है तो हर्षवर्धन भाई थोड़ा समझदार था। अब समझदार था तो उसने क्या किया, अपनी बहन को इमोशनली ब्लैकमेल किया। अब वह जब अपनी बहन को समझाता है कि देखो पहले पापा चले गए, मम्मा चली गई, उसके बाद जीजा जी चले गए, अब भैया भी चले गए, अगर अब तुम चली जाओगी तो फिर मैं भी रहकर क्या करूँगा, अगर तुम सती होगी तो मैं भी अपने प्राण दे दूंगा और इसके बाद हमारे वंश का खात्मा हो जाएगा। अब जब वह अपनी बहन को इतना इमोशनली ब्लैकमेल कर देता है तो उसकी बहन क्या करती है, वह मान जाती है। तो मान जाती है तो हर्षवर्धन फिर समझदार था, तो वह कहता है कि तुम एक काम करना, तुम अपने जो ससुराल है ना वहाँ की गद्दी संभाल लेना। तो वो कहती है ना भैया मैं कौन संभालूं, क्या क्यों, तो क्या पहली तो बात कि मैं लड़की हूँ, दूसरा मैं विधवा हूँ। तो वह सिर्फ उसे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ गद्दी पर बैठना है, बाकी जो भी कामकाज होगा वो सारा का सारा कौन देखेगा, हर्षवर्धन देखेगा। तो ये कुछ कहानी थी इस प्रकार। अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन के जीवन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, हर्षवर्धन के बारे में हम कहानी को समझते हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हर्षवर्धन की कहानी को आप समझते हैं। हर्षवर्धन जो कि 606 से लेकर 647 ईस्वी तक शासन करेगा। चलिए हर्षवर्धन के बारे में कुछ बातें कवर करते हैं आप। चलिए याद रखिएगा हर्षवर्धन का जन्म जो है ये 590 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इसका जन्म, तो 590 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। गद्दी पर कब बैठा, तो ये गद्दी पर बैठा था या राजा बना था मात्र 16 वर्ष की आयु में।
मात्र 16 वर्ष की आयु में ये क्या किया, गद्दी पर बैठा था। और याद रखिएगा यही हर्षवर्धन जो है इसी का ही दूसरा नाम क्या था, तो इसका दूसरा नाम था शिलादित्य। दूसरा नाम क्या था, शिलादित्य था। तो आपसे पूछा जाता है बताइए हर्षवर्धन को किस नाम से जाना जाता था, तो इसे शिलादित्य के नाम से जाना जाता था। और ये जो हर्षवर्धन है इसका उपनाम था विद्वानों का आश्रयदाता, क्योंकि इसने अपने दरबार में बहुत सारे विद्वानों को आश्रय दिया था, इसीलिए इसे कहा गया विद्वानों का आश्रयदाता। विद्वानों का आश्रयदाता। और इसी हर्षवर्धन से संबंधित हमें 2 अभिलेख मिले हैं। कितने अभिलेख, 2 अभिलेख। और 2 अभिलेख सर हमें कौन कौन से मिले हैं, तो एक तो हमें मिला है मधुबन अभिलेख। कौन सा, मधुबन अभिलेख। और मधुबन कहाँ पे है, तो ये हरियाणा के करनाल में है। कहाँ पे है, करनाल। और मधुबन का तो सपना आपने देखा था ना, जहाँ पे क्या होगी आपकी ट्रेनिंग होगी। चलिए मधुबन के साथ दूसरा अभिलेख था बांसखेड़ा अभिलेख। कौन सा अभिलेख था, तो ये था सर बांसखेड़ा अभिलेख। और बांसखेड़ा अभिलेख हमें शहजादपुर से प्राप्त हुआ। तो सर ये शहजादपुर कहाँ पड़ेगा, तो शहजादपुर पड़ता है आपका यूपी में। कहाँ पे पड़ेगा, यूपी में पड़ेगा। इसी के 2 अभिलेख थे। और उसके बाद याद रखिएगा हर्षवर्धन ने जो विवाह किया था या जो शादी की थी, तो वो की थी दुर्गावती नाम की एक महिला से। किससे की थी, दुर्गावती नाम की से लड़की से शादी की थी। और इसी दुर्गावती से इसे 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। कितने पुत्र, 2। एक का नाम था भाग्यवर्धन और दूसरे का नाम था कल्याणवर्धन। एक का नाम था भाग्यवर्धन और दूसरे का नाम था कल्याणवर्धन। और जब ये बच्चे छोटे छोटे 1.5 2 साल के थे, तब इन्हीं की क्या हो जाती है, इन्हीं की भी तो मृत्यु हो जाती है। इनकी क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा इसी के 2 बेटों का नाम भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन थे। दुर्गावती से इसने विवाह किया। इससे संबंधित 2 अभिलेख मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख, इसे विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनेगा, तो वो आपसे पूछा जाएगा इसका दूसरा नाम। और इसी का ही दूसरा नाम क्या था, शिलादित्य था। अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन के बारे में। और हर्षवर्धन के बारे में बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा इसके युद्धों के बारे में। तो युद्धों में आप लोग याद रखिएगा 606 ईस्वी में सबसे पहले इसने शशांक को पराजित किया। किसको पराजित किया था, शशांक को पराजित किया। किसे पराजित किया था, शशांक को इसने पराजित किया था। और उसके बाद आप लोग याद रखिएगा 606 के बाद में इसने गुजरात के वल्लभी पर आक्रमण किया था। गुजरात के वल्लभी पर भी आक्रमण किया था। लेकिन इसका एक दक्षिण अभियान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा, दक्षिण अभियान। और दक्षिण अभियान जो है इसके तहत इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है ऐहोल अभिलेख से। कहां से मिलेगी, ऐहोल अभिलेख से मिलेगी। चलिए यहां पे लिखता हूं मैं इसका दक्षिण अभियान। देखिए दक्षिण अभियान की जानकारी हमें एक पत्थर से मिली, एक ऐहोल अभिलेख नाम से मिली। और ये जो ऐहोल अभिलेख है इसी से हमें जानकारी मिलती है कि नर्मदा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे 2 सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें एक साइड थी हर्षवर्धन की सेना और दूसरी साइड लड़ रही थी किसकी, तो पुलकेशिन द्वितीय की सेना। पुलकेशिन द्वितीय की सेना लड़ रही थी, जिसके अंदर उत्तर भारत का जो सम्राट था वो हार गया था और दक्षिण का एक शासक जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, उसकी हुई थी जीत। क्या हुई थी, इसकी विजय हुई थी। पुलकेशिन द्वितीय जो है ये दक्षिण भारत का शासक था। कहाँ का था, दक्षिण भारत का शासक। और दक्षिण भारत के अंदर ये इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो थी बादामी। इसकी राजधानी थी बादामी, यह जिसे आप लोग वातापी के नाम से जानते हो, यही बादामी जिसका पहले क्या नाम था, वातापी था। पुलकेशिन द्वितीय जो है ये चालुक्य वंश का शासक था।
किसका शासक था? तो ये चालुक्य वंश का शासक था। और इसी पुलकेशिन द्वितीय ने एक अभिलेख लिखवाया था जिसका नाम था ऐहोल अभिलेख। और ये अभिलेख लिखा गया था जैन धर्म के एक कवि के द्वारा जिसका नाम था जैन कवि रविकीर्ति। क्या नाम था? तो इसका नाम था जैन कवि रविकीर्ति, जिसने ऐहोल अभिलेख लिखा था। और ये युद्ध हुआ था, ये कब हुआ अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा, ये युद्ध हुआ था 634-35 ईस्वी में। कब हुआ था? 634-635 ईस्वी के बीच में एक युद्ध हुआ था। और इसी से हमें क्या मिली? जानकारी मिली थी। तो याद रखिएगा इतनी सी बातें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका पुलकेशिन द्वितीय से बनेगा कि बताइए जिस समय उत्तर भारत में हर्षवर्धन शासन कर रहा था उस समय बादामी का शासक कौन था? तो वो था पुलकेशिन सेकंड। अगर आपने HCS 2021 का जो अगस्त में एग्जाम हुआ था वो देखा था तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? ये क्वेश्चन आपका HCS में पूछा गया था। तो वो किस वंश का था? चालुक्य वंश का था। इसकी राजधानी अगर आपसे पूछ ले तो कौन सी होगी? बादामी या वातापी होगी। उसके बाद याद रखिएगा ऐहोल अभिलेख जो है ये हमें प्राप्त कहाँ से हुआ? मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है, दोबारा लिखवा देता हूँ कि ऐहोल अभिलेख जो है ये हमें बीजापुर कर्नाटक से मिला। कहाँ से मिला? तो सर ये तो हमें बीजापुर नामक स्थान है जो कहाँ पे है? कर्नाटक में है, वहां से प्राप्त हुआ। तो इतनी सी बातें आप लोग याद रखिएगा। और याद रखिएगा इसका अंतिम युद्ध, इसका हर्षवर्धन का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो हर्षवर्धन का जो लास्ट युद्ध था वो लड़ा गया था इसके द्वारा 643 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 643 ईस्वी में। और ये कौन सा युद्ध था सर? ये था गंजाम खेड़ा का युद्ध। कौन सा था? तो इसका जो लास्ट युद्ध था वो था गंजाम खेड़ा का युद्ध। और गंजाम खेड़ा का युद्ध जो है ये लड़ा गया था 643 ईस्वी में। और ये जो गंजाम खेड़ा है ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ेगा। चलिए फटाफट आप इतनी सी बातें नोट करिए, फिर आप आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन के दरबारियों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तो अब हम बात करेंगे हर्षवर्धन के दरबारियों के बारे में बात करेंगे। चलिए ले लिया होगा आपने फटाफट स्क्रीनशॉट। टॉपिक थोड़ा लंबा है, लेंथी है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। और HSC का ये फेवरेट टॉपिक है। कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं इससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी हमारी रही। बस आप लोग पढ़ते रहिए। आपको लगता है कि सर एग्जाम तो होना नहीं, लॉकडाउन है, तो भाई आज ना होगा तो 2 महीने बाद तो होगा, लेकिन एग्जाम तो होना है। तो आप बस पढ़ते रहिए जोरों शोरों से। चलिए जी, हम पढ़ रहे हैं हर्षवर्धन के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि हर्षवर्धन जो है इसको कहा जाता था विद्वानों का आश्रयदाता। क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था विद्वानों का आश्रयदाता, क्योंकि इसके दरबार में विद्वान रहा करते थे। और याद रखिएगा हर्षवर्धन के दरबार में जो दरबारी थे उनके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके दरबार में हजारों दरबारी थे, लेकिन महत्वपूर्ण जो दरबारी थे उसकी अगर आप बात करें तो आपने नाम सुना होगा बाण भट्ट का। किसका नाम सुना होगा आपने? बाण भट्ट का नाम सुना होगा। दूसरा आपने नाम सुना होगा मयूर का। तीसरा आपने नाम सुना होगा दिवाकर का। और एक नाम आपने और सुना होगा वो था हवेन सांग का। ये 4 नाम आपने जरूर सुने होंगे। और बाण भट्ट का नाम तो जब मैंने आपको पहली क्लास पढ़ाई थी तो उसके अंदर बाण भट्ट का नाम मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए बात करते हैं हम बाण भट्ट के बारे में। तो यह हर्षवर्धन का दरबारी व मित्र दोनों था। हर्षवर्धन का दरबारी व मित्र था। और ये मित्र था और दरबारी था, तो इसने हर्षवर्धन के जीवन पर एक किताब लिखी थी। और उसी किताब का नाम था हर्षचरित। क्या नाम था? उस किताब का नाम था हर्षचरित। और ये किसके जीवन पर लिखी गई पुस्तक थी? तो हर्षवर्धन के जीवन का चरित्र इसमें लिखा गया था। हर्षचरित किताब जो है ये बाण भट्ट के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी गई। इसी किताब के अंदर टोटल 8 अध्याय हैं। कितने चैप्टर हैं इसमें? 8 अध्याय। और इन्हीं 8 अध्यायों में 2 चीजें हैं। एक तो ये कि पहले जो 3 चैप्टर हैं, पहले 3 चैप्टर में इस बाण भट्ट ने अपने खुद के बारे में लिखा है।
बाणभट्ट ने अपने जीवन के बारे में लिखा है और लास्ट के जो हमारे 5 यूनिट हैं या 5 अध्याय हैं उसके अंदर इसने हर्षवर्धन का जीवन लिखा है पूरा का पूरा। हर्षवर्धन का इसमें पूरी जीवनी लिखी है या पूरा क्या लिखा है, चरित्र लिखा है। आपसे पूछा जाएगा बताइए यशोमती के सती होने के प्रमाण कहाँ से मिले, तो वो भी हमें इसी से मिले थे। तो यशोमती जो माता थी किसकी, हर्षवर्धन की, तो यशोमती के सती होने के प्रमाण कहाँ से मिले, हमें हर्ष चरित से मिले। और याद रखिएगा इसी हर्ष चरित में वर्णन मिलता है हमें किसका, तो सर इसमें हमें थानेसर का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है, थानेसर का वर्णन मिलता है। तो इतनी सी बातें हर्षचरित के बारे में याद रखिएगा और बाणभट्ट के बारे में याद रखिएगा। चलिए बाणभट्ट का नाम आया है तो बाणभट्ट ने ना सिर्फ ये हर्षचरित बल्कि इसके अलावा 2 किताबें और लिखी थी, जिसमें एक तो थी कादम्बरी, कौन सी थी, कादम्बरी, और एक थी चंडी सप्तकम, कौन सी थी, चंडी सप्तकम। ये दोनों की दोनों किताबें भी बाणभट्ट की थी। चलिए हवेनसांग का नाम आया है तो इसी हवेनसांग को आप लोग जानते हो युवान चवांग के नाम से। किस नाम से, सर इसी का ही नाम था युवान चवांग। ये जो युवान चवांग या हवेनसांग है ये आया था चीन से। कहां से आया था, चीन से आया था, और इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, चीनी यात्री बोलते हैं। हवेनसांग चीन से आने वाला एक चीनी यात्री था और ये आया था 629 ईस्वी में भारत में। कब आया था, तो 629 ईस्वी में ये भारत आया था और 630 से लेकर 634 तक 4 साल ये कहाँ रहा था, तो ये रहा था नालंदा में। नालंदा में विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा जो कि कहाँ पे पड़ता है, बिहार में पड़ता है। तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। यहाँ पे क्यों आया था, क्योंकि इसे बौद्ध धर्म का अध्ययन करना था। किसका, बौद्ध धर्म का अध्ययन, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आया था। और आपसे पूछा जाएगा बताइए हर्षवर्धन के समय के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुलपति हुआ करता था वो कौन था, तो वो कुलपति थे आचार्य शीलभद्र। कौन थे, तो वो थे आचार्य शीलभद्र। ये वहां के क्या थे, कुलपति हुआ करते थे। इन्हीं की देख रेख में वहां के लोगों को क्या था, बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। तो याद रखिएगा। और 634 के बाद 634 से लेकर 644 ईस्वी तक ये कहाँ पे रहा था, ये रहा था हर्षवर्धन के दरबार में। कहाँ पे रहा था, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में रहा था। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया, तो वो आया हवेनसांग। कौन आया था, हवेनसांग। और इसी हवेनसांग ने एक पुस्तक लिखी थी और इसकी पुस्तक का नाम था सीयूकी, जिसे आप लोग पाश्चात्य संसार के लेख के नाम से जानते हो या दी लाइफ के नाम से जानते हो। इसी हवेनसांग ने लिखी थी और इसी सीयूकी पुस्तक का जो राइटर रहेगा वो कौन रहेगा, हवेनसांग रहेगा। कौन रहेगा, हवेनसांग रहेगा। तो याद रखिएगा इतनी सी बातें। और इसी हवेनसांग को जो है 3 नाम दिए गए थे। किसको, हवेनसांग को। इसी हवेनसांग के 3 उपनाम, जिसमें इसे कहा गया यात्रियों का राजकुमार। इसे क्या कहा गया, यात्रियों का राजकुमार। इसे कहा गया नीति का पंडित, नीति का पंडित इसे कहा गया। और इसी के साथ साथ याद रखिएगा इसे कहा गया वर्तमान शाक्य मुनि। वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से इसी को ही जाना गया। चलिए अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन जो है यह किसके समकालीन था या इसके समकालीन कौन थे, तो आप लोग हेडिंग डालिए हर्षवर्धन के समकालीन। HCS का क्वेश्चन बना था यहाँ से, बताइए हर्षवर्धन के समकालीन कौन कौन थे। तो आप लोग याद रखिएगा सबसे पहले तो शशांक का नाम। किसका नाम याद रखोगे, तो आप लोग याद रखिएगा हर्षवर्धन के समकालीन में शशांक। किसका नाम याद रखोगे, शशांक का नाम याद रखिएगा। शशांक कहाँ का शासक था, तो सर ये बंगाल का शासक था।
शशांक जो कि बंगाल का शासक था, और इसी की राजधानी हुआ करती थी कौन सी, तो वो हुआ करती थी कर्णस्वर्णी। कौन सी हुआ करती थी, तो इसकी राजधानी हुआ करती थी कर्णस्वर्णी, जो कि एक गौड़ नरेश था। कौन से वंश का था ये, तो ये गौड़ वंश का था, एक गौड़ राजा था। उसके बाद याद रखिएगा आप लोग भास्कर वर्मा का नाम, आपने नाम सुना होगा भास्कर वर्मा का, या भास्कर वर्मन नाम सुना होगा। तो ये भास्कर वर्मन के भी क्या था, समकालीन था। आपने नाम सुना होगा पुलकेशिन द्वितीय का, अभी हमने बात की थी। तो ये किसके समकालीन भी रहे थे, तो ये पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन रहा था। तो ये 3 नाम आप लोग याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन किसके समकालीन हुआ करता था, तो ये बंगाल शासक शशांक के समकालीन था, भास्कर वर्मा के समकालीन था, और तीसरा किसके समकालीन था, पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन था। चलिए अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन के द्वारा क्या क्या काम किए गए। तो याद रखिएगा ये जो हर्षवर्धन है इसी ने ही शुरुआत की थी किसकी, तो इसने शुरुआत की थी कुंभ मेले की। तो कुंभ मेले का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो कुंभ मेले का जो मेला लगता है आपका कुंभ का, जिसमें 2 भाई बिछड़ जाते हैं। अक्सर फिल्मों में यही स्टोरी दिखाई जाती है कि जब भी कोई जुड़वा फिल्म होती है या जिसमें डबल रोल होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, तो वो कहाँ पे बिछड़े होते हैं, सारे के सारे कुंभ मेले में बिछड़े होते हैं। तो याद रखिएगा इसी कुंभ मेले का आयोजन किसने किया था, तो हर्षवर्धन ने किया था। इसी हर्षवर्धन ने शुरुआत की थी महामोक्ष परिषद की। इसकी शुरुआत की थी, तो इसने शुरुआत की थी महामोक्ष परिषद की शुरुआत की थी। महामोक्ष परिषद सर क्या हुआ करती थी, तो इसका आयोजन हर 5 साल बाद हुआ करता था। कितने साल बाद, 5 वर्ष के बाद। और इसी महामोक्ष परिषद के अंदर ये अपने जो भी कपड़े पहना करता था 5 सालों में, उसका क्या कर दिया करता था, दान कर दिया करता था। तो ये थी महामोक्ष परिषद। और इसी ने क्या किया था, तो इसने सर मांस पर प्रतिबंध लगा दिया था कि इसके राज्य के लोग क्या नहीं खाएंगे, तो मांस नहीं खाएंगे। तो मांस पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो ये भी हर्षवर्धन ने लगवाया था। किसने लगवाया था, हर्षवर्धन ने। इसके समय जो सिंचाई हुआ करती थी वो किससे हुआ करती थी, तो वो हुआ करती थी घटियंत्र से। किससे, तो घटियंत्र हुआ करता था। आपने देखा होगा पानी की गिरनी वाली वो कहानी, तो वो घटियंत्र हुआ करता था, उसी से क्या हुआ करती थी, सिंचाई हुआ करती थी। और याद रखिएगा कि जो हर्षवर्धन है इसकी जो मृत्यु हुई थी, हर्षवर्धन की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 647 ईस्वी में। कब हुई, 647 ईस्वी में। और 647 में इसकी जब मृत्यु हुई तो इसके बाद में हरियाणा में अगला वंश आया था जिसका नाम था गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा था दोस्तों, तो वो था गुर्जर प्रतिहार वंश। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन HCS का फिर रिपीट हुआ, HSC का फिर रिपीट होगा कि बताइए हर्षवर्धन या पुष्यभूति वंश के बाद हरियाणा में अगला कौन सा वंश आया, तो आप आंसर करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश आया था। कौन सा आया था, गुर्जर प्रतिहार वंश। इसकी मृत्यु 647 में हुई थी। अब आप कहोगे सर इसकी मृत्यु के बाद में अगला शासक नहीं बना, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इसके 2 बेटे भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन दोनों की दोनों को जहर देकर मार दिया गया था। तो उनकी मृत्यु के बाद में आगे इसकी कोई संतान नहीं थी। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 में हुई और इसी के बाद में हरियाणा में अगला वंश आया जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा था, गुर्जर प्रतिहार वंश था। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया किसको, पूरे पूरे पुष्यभूति वंश से। और अब मैं आपको बताता हूं पुष्यभूति वंश से आज तक एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आएगा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था, तो वो कौन था, पुष्यभूति था। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, बताइए पुष्यभूति वंश की राजधानी कहां पर थी, तो थानेसर कुरुक्षेत्र में थी। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताइए प्रभाकर वर्धन जो है वह गद्दी पर कब बैठा था, तो वो बैठा था 580 ईस्वी में, जिसकी मृत्यु कब हुई, 605 में। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो भी था कौन है, तो वो था प्रभाकर वर्धन। आपसे पूछा जाएगा प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम, तो वो कौन थी, ये सोमती थी। फिर आपसे पूछा जाएगा राज्यवर्धन द्वितीय या राज्यश्री के बारे में, तो राज्यश्री के बारे में बताइएगा, उसके पति का नाम था गृहवर्मा जो मोखरी वंश का शासक था, जो कन्नौज का शासक था। और याद रखिएगा इसी को ही मार दिया गया था शशांक और देवगुप्त के द्वारा। देवगुप्त को मारा गया था राज्यवर्धन द्वितीय के द्वारा, लेकिन राज्यवर्धन द्वितीय को मार दिया था किसने, तो वो मार दिया था
ने शशांक ने, और उसके बाद में शासक बना हर्षवर्धन। हर्षवर्धन महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। हर्षवर्धन का एक तो पूछा जाएगा, दूसरा नाम तो वो था शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य नाम था। इसी को कहा गया विद्वानों का आश्रयदाता। मात्र 16 वर्ष की आयु में गद्दी के ऊपर बैठा था। पहली राजधानी थानेसर थी, दूसरी राजधानी कन्नौज थी जो यूपी में पड़ता है। फिर आपसे पूछा जाएगा हर्षवर्धन के द्वारा किस किस चीज का आयोजन किया गया, तो आप बताएंगे कुंभ मेले की शुरुआत की, महामोक्ष परिषद किया गया, और मांस पर इसने बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि इसके दरबार में या इसके राज्य के जो लोग हैं वो क्या प्रयोग नहीं करेंगे, मांस का प्रयोग नहीं करेंगे। और वर्तमान में अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है तो आपने सुना होगा कि करनाल ने जो है वो क्या कर दिया है, तो करनाल ने बंद कर दिया है हरियाणा के अंदर, करनाल की राशि क्या नहीं करेंगे, ना तो मांस बनाएंगे और ना ही मांस का प्रयोग करेंगे। तो ये वर्तमान में करनाल ने कर दिया है, लेकिन पहले किसने किया था, तो ये किया था हर्षवर्धन ने। उसके बाद याद रखिए सिंचाई घटियंत्र से होती थी, और हरियाणा में इसकी मृत्यु के बाद कौन सा वंश आया था, गुर्जर प्रतिहार वंश। और एहोल अभिलेख आप भूलकर भी मत भूलिएगा, क्योंकि एहोल अभिलेख से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 बार पढ़ा दिया है, एक बार जब मैंने आपको हरियाणा के इतिहास के स्रोत पढ़ाए थे तब पढ़ाया गया था, और दोबारा आज मैंने जब आपको गुप्तोत्तर काल पढ़ाया जिसमें पुष्यभूति वंश की हमने बात की, तो दोबारा आपका रिपीट हो गया। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में हम बात करेंगे इसी गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, और अगली में आपको प्रेम कहानी पढ़ाऊंगा मैं किसकी, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की। तो अगली क्लास जो होगी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग बने रहिएगा। अच्छा, एक आपसे हमारा निवेदन है दोस्तों कि हमारे जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं या निवेदन करते हैं कि आप अपने दोस्तों से इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारी एजुकेशन बोर्ड के परिवार में 1000 मेंबर्स हो जाएं, और जैसे ही 1000 मेंबर हो जाएंगे तो हम आपसे लाइव मिला करेंगे, आपका हालचाल पूछा करेंगे और अपना हालचाल बताया करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।